हेलो गाइस, दिस साइड निशा एंड वेलकम टू माय चैनल विद स्मार्ट स्टडी। आज हम इंटेलिजेंस का कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि जो बुद्धि है वो क्या है और किस साइकेट्रिस्ट ने इसकी अलग अलग डेफिनेशन दी है, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं और इसकी जो थ्योरी है सारी वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बुद्धि क्या है। अब पर्यावरण को समझने, किसी भी चीज़ को सोचने, समस्या समाधान करने और वैकल्पिक संसाधनों का कुशलतम प्रयोग करना ही बुद्धि है कि हम किसी चीज़ एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे किसी चीज़ को समझते हैं, उस पर कैसे विचार करते हैं, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं और जो नेचुरली जो इक्विपमेंट्स मिले हैं उनका यूज़ कैसे करते हैं किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये बुद्धि से रिलेटेड हैं। जैसा जिसमें दिमाग होगा वो वैसा ही काम करेगा। बुद्धि भी अलग तरह की होती हैं। अब बुद्धि वाला जो व्यक्ति होता है वो सोचता है, चिंतन करता है, इमेजिनेशन भी करता है और बुद्धि जो है ये परिवर्तनशील होती है, चेंजेबल होती है और स्टैटिक होती है एंड कॉन्टिन्यूस होती है। बुद्धि जो है चेंजेबल होती है, स्टैटिक होती है और कॉन्टिन्यूस होती है, परिवर्तनशील भी होती है, स्थिर भी होती है और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया भी है। अब बुद्धि जो है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का प्रभाव पड़ता है बुद्धि पर। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का प्रभाव भी बुद्धि पर पड़ता है। माँ बाप अगर इंटेलिजेंट है तो ऑब्वियसली बच्चा भी इंटेलिजेंट होगा। अगर माँ बाप का आईक्यू लेवल कम है तो बच्चे का भी होगा, बट एनवायरनमेंट अगर उसको अच्छा मिले तो हो सकता है बच्चे का आईक्यू लेवल बढ़ जाए। ये था बुद्धि का कंसेप्ट। इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि। अब बुद्धि एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है जिससे वह तर्क करता है, थिंकिंग करता है, इमेजिनेशन करता है। बुद्धि वाला जो व्यक्ति है वो किसी भी टॉपिक पे तर्क करेगा, किसी भी टॉपिक पे सोचेगा भी, इमेजिनेशन भी करेगा। तो ये सारी गुण जो है एक इंटेलिजेंट व्यक्ति में होते हैं। अब इंटेलिजेंस जो है वो एक मल्टी डायमेंशनल है, कठिन योग्यताओं का एक सेट है, कॉम्प्लेक्स कैपेबिलिटीज़ है। किसी भी काम को करने के लिए कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स कैपेबिलिटीज़ होती हैं इंटेलिजेंस में और ये मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी है। हर तरह की बुद्धि, बहुत तरह की बुद्धि लोगों में पाई जाती है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट है इंटेलिजेंस जो है वो स्टैटिक और परिवर्तनशील होती है, जैसा कि अभी बात करी, चेंजेबल होती है। इंटेलिजेंस एडेप्टेशन स्थापित करने में हेल्प करती है, किसी भी चीज़ के साथ उसको उसी के रूप में ढालने में मदद करती है इंटेलिजेंस। अगर किसी व्यक्ति को प्रकृति से अगर प्रेम है वो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस के अंडर आएगा कि जो इंटेलिजेंस है उसने अपनी बुद्धि को प्रकृति के अकॉर्डिंग ही अडेप्ट कर लिया है। तो ये अडेप्टेशन का प्रोसेस है। अलग अलग व्यक्ति जिनमें अलग अलग तरह की बुद्धि हैं वो अपने ही बुद्धि के अकॉर्डिंग ही एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हैं और उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट करते हैं। तो ये जो इंटेलिजेंस है ये अडेप्टेशन में भी हेल्प करती है। अब जो फर्स्ट इंटेलिजेंट टेस्ट हुआ था वो 1905 में हुआ था। एल्फ्रेड बिनेट ने किया था, जो कि फ्रांस में थे, फ्रांस के साइकेट्रिस्ट थे। अब इनके साथ कई साइकेट्रिस्ट भी जुड़े थे जिन्होंने इनकी हेल्प करी इस फॉर्मूले को बनाने में। आईक्यू का जो फॉर्मूला है ये सबसे पहले, आईक्यू का जो टेस्ट है ये सबसे पहले बिने ने उठाया था। इसके बाद क्या था, 1916 में टर्मन ने इस पर इसके द्वारा जो आईक्यू का मॉडिफाई किया, आईक्यू जो फार्मूला था उसको मॉडिफाई करके 100 का फार्मूला उसमें लगा दिया। फर्स्ट जो टेस्ट था एल्फ्रेड बिनेट एंड साइमन ने, इन दोनों ने 1905 में किया था। देन उसके बाद 1908 में मेंटल एज कंसेप्ट आया। देन 1912 में आईक्यू कंसेप्ट आया। ये कंसेप्ट विलियम स्टर्न ने दिया था। जो आईक्यू का कंसेप्ट है ये विलियम स्टर्न ने दिया था। अब 1916 में आईक्यू को मॉडिफाई किसने किया, टर्मन ने। मतलब 4 साइकेट्रिस्ट जो थे उन्होंने आईक्यू पर वर्क किया।
1905 में एल्फ्रेड बिनेट और साइमन ने इस आईक्यू का कंसेप्ट उठाया। मेंटल एज का जो कंसेप्ट आया वो 1908 में आया। अब 1912 में आईक्यू का कंसेप्ट कौन लाया? विलियम स्टर्न। ठीक है, उन्होंने आईक्यू का कंसेप्ट लाए कि इसमें आईक्यू लेवल भी इंक्लूड होना चाहिए इस फॉर्मूले में, किसी भी व्यक्ति का आईक्यू लेवल मापने के लिए। अब 1916 में आईक्यू जो है वो मॉडिफाई किया टर्मन ने, इसमें 100 का फॉर्मूला पुटअप किया। तो 4 जो साइकेट्रिस्ट हैं उन्होंने उनकी ही आपस में इंटरेक्ट करके कोऑपरेटिव वर्क करके उन्होंने इस फॉर्मूले को क्रिएट किया, जिससे किसी भी व्यक्ति का एक आईक्यू लेवल माप सकते हैं। आई होप आईक्यू का जो कंसेप्ट है ये आपको समझ आ गया होगा। और जो इंटेलिजेंस है, एक बार सारा कंक्लूज़न देख लेते हैं। इंटेलिजेंस जो है व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, वह उस पर तर्क करता है, सोचता है, इमेजिनेशन करता है। इंटेलिजेंस जो है मल्टी डायमेंशनल है। इंटेलिजेंस स्टैटिक होता है और चेंजेबल होता है। इंटेलिजेंस अडेप्टेशन स्थापित करने में हेल्प करता है अपने एनवायरनमेंट के साथ। इंटेलिजेंस कैसे बनती है? हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों के कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है ये, इन दोनों के मेल से ही इंटेलिजेंस बनती है। अब जो इंटेलिजेंस का जो कंसेप्ट है वो कौन लाया था, ये सब अभी आपको डिस्कस करके बताया। देन नेक्स्ट आते हैं आईक्यू और उसकी स्थिति। आईक्यू लेवल और उसकी जो स्थिति है वो कैसे मेज़र कर सकते हैं। आईक्यू जो है वो 25 से अगर कम है तो उसको इडियट की कैटेगरी में रखा जाएगा। ये एक टेबल है जो कि उस टाइम बनी थी ये आईक्यू मापने के लिए। अब 25 to 49 है तो उसे मूढ़ बुद्धि कहा जाएगा। 50 to 69 है तो मूर्ख बुद्धि कहा जाएगा। 7 to 79 है तो उसे मंद बुद्धि कहा जाएगा। 80 to 89 है तो सामान्य बुद्धि से नीचे, नॉर्मल जो इंटेलिजेंस है उससे नीचे। 90 to 109 के अगर बीच में आएगा तो वो सामान्य बुद्धि है, एक एवरेज स्टूडेंट कहलाएगा। 110 और 119 के बीच है अगर सामान्य बुद्धि से ऊपर है बच्चा, एवरेज इंटेलिजेंस से ऊपर है। 120 to 129 है तो वो शार्प माइंडेड स्टूडेंट्स कहलाएंगे। 130 to 139 है तो वो प्रखर बुद्धि, तीव्र बुद्धि वाले कहलाएंगे। और 140 से अगर अधिक है तो वो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, जो कि हर चीज़ को आसानी से समझ लेते हैं। क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है उनमें, क्रिएटिविटी भी होती है बहुत ज़्यादा, तो ये गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि 140 से अधिक स्टूडेंट्स कैसे होते हैं और 90 to 109 से के जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसी बुद्धि वाले होते हैं। सीटेट में ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। और रही बात सीटेट के सारे क्वेश्चंस की, तो इंटेलिजेंस से रिलेटेड यही सारे कंसेप्ट जो मैं आज करा रही हूँ यही आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम गिफ्टेड स्टूडेंट्स की। अब जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने डिसीज़न में इंडिपेंडेंट होते हैं, अपने जो डिसीज़न हैं वो खुद से ले सकते हैं। इनमें आत्म क्षमता, सेल्फ एफिशिएंसी अधिक होती है, हाई होती है। उन्हें पता है कि अगर मुझे ये काम करना है तो ये काम मैं कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी है, तो वो उस काम को कर लेते हैं। और आत्म क्षमता नेगेटिव भी होती है कि यार मेरे से ये काम नहीं होगा, मतलब पहले ही हथियार डाल देते हैं कि मुझसे ये काम नहीं होगा, मैं इसको छोड़ देता हूँ। और कुछ कहते हैं कि नहीं मैं कर सकता हूँ, वो कितनी भी मुश्किलें हों वो काम कर लेते हैं। तो ये गिफ्टेड स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटीज़ होती हैं। जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं वो क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं उनके पास, हर चीज़ को क्रिएटिविटी में ज़्यादा ध्यान देते हैं, हर चीज़ को अच्छे से अप्लाई करते हैं। इनमें क्यूरियोसिटी अधिक होती है, उनमें जिज्ञासा होती है हर चीज़ को करने की, हर चीज़ के बारे में जानने की उनमें क्यूरियोसिटी होती है। ये गिफ्टेड स्टूडेंट्स की ये सभी गिफ्टेड स्टूडेंट्स के बारे में है। उनमें बहुत क्यूरियोसिटी होती है, हर किसी चीज़ के बारे में जानना उनको बहुत अच्छा लगता है। इन्हें ऐसे सपोर्ट की नीड होती है जो स्कूल के थ्रू नहीं मिल पाता। अब ऐसा नीड कौन सा होता है कि उनका जो एनवायरनमेंट है वो भी ऐसा होना चाहिए जिस चीज़ में वो अच्छे हैं, जिस चीज़ को उनको करने में इंटरेस्ट है, तो उनको एनवायरनमेंट भी वैसा ही मिलना चाहिए। उसके लिए उनको संसाधन देने की ज़रूरत होती है। अगर कोई बच्चा म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो स्कूल के बाहर
एनवायरनमेंट भी उसको म्यूज़िकल होना चाहिए, उसके घर में इक्विपमेंट्स होने चाहिए, इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए म्यूज़िक के, तो बच्चा अच्छा ग्रैब कर सकता है इस लाइन में। तो ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है, उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत होती है गिफ्टेड स्टूडेंट्स को। इनका जो मेंटल प्रोसेस है वो हाई कैटेगरी का होता है, इनका मेंटल प्रोसेस हाई कैटेगरी का होता है। जो दिमाग की प्रक्रिया है इनकी वो बहुत ही शार्प होती है, हर चीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं, जल्दी समझ लेते हैं, आंसर फटाफट से दे देते हैं। तो ये इनका जो मेंटल प्रोसेस है ये हाई कैटेगरी का होता है। अब नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटेलिजेंस। अब जो बुद्धि है इसके कुछ सिद्धांत हैं। अब इसके 2 सिद्धांत पहले मान्य हुए थे, यूनिफैक्टर थ्योरी, एक कारक सिद्धांत। अब बी ने जो है इन्होंने कहा था कि सभी प्रकार के व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो सभी कार्यों में कार्य करती है, कि हर व्यक्ति में एक ही टाइप की इंटेलिजेंस होती है और वो सभी काम में इंक्लूड होती है। एक बुद्धि से ही व्यक्ति सभी काम कर सकता है, जो कि नेगेटिव है ये बात, हम इस बात को नहीं मानते हैं, बट बीने ने ये बात कही थी। बीने ने कहा कि 2 फैक्टर थ्योरी ये भी है कि जो बीने ने कहा कि जो इंटेलिजेंस है ये 2 टाइप्स की होती है, एक है एक कारक सिद्धांत और द्विकारक सिद्धांत। अब जो 2 फैक्टर थ्योरी क्या है, इस कारक को स्पीयरमैन के द्वारा किया गया। अब स्पीयरमैन ने कहा कि नहीं, ये 2 फैक्टर थ्योरी है, इसके द्वारा किया गया। इन्होंने बताया कि बुद्धि 2 तत्वों से मिलकर बनी है। अब ये 2 तत्व कौन से हैं? जनरल फैक्टर एबिलिटीज़ एंड स्पेशल फैक्टर स्पेशल एबिलिटीज़। अब सामान्य तत्व कौन से हैं? हर व्यक्ति में सामान्य बुद्धि जन्मजात होती है, नॉर्मल बुद्धि तो सब में ही होती है और ये हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। जो एवरेज इंटेलिजेंस होती है ये हर व्यक्ति में अलग अलग होती है और ये इनेट होती है, सब में बुद्धि पाई जाती है। अब विशिष्ट तत्व मतलब स्पेशल फैक्टर स्पेशल एबिलिटी होती है, जो ये दूसरों से अर्जित करने वाली बुद्धि होती है, ये दूसरों से अर्जित करने वाली एक्वायर करने वाली इंटेलिजेंस होती है, जैसे कि सिंगिंग। हार्वर्ड गार्डनर प्रिंसिपल ऑफ इंटेलिजेंस। अब ये थ्योरी इस बात पर ध्यान देती है कि बुद्धि की अलग अलग दशाएं हैं, फॉर्म्स हैं अलग अलग। फर्स्ट है वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, शाब्दिक भाषाई बुद्धि। अब इसके द्वारा शब्दों और भाषा का ज्ञान अच्छा होता है। इस बुद्धि के लोगों में शब्दों का और भाषा का ज्ञान बहुत अच्छा होता है, वर्ड्स की नॉलेज होती है उन्हें, लैंग्वेज की नॉलेज होती है उन्हें। तो अब जिन व्यक्तियों में ये बुद्धि होती है वो वकील बनते हैं, कवि बनते हैं, पत्रकार बनते हैं, रिपोर्टर जो हैं ये बनते हैं, उनमें भाषा की अच्छी पकड़ होती है, वर्ड्स उनके अच्छे होते हैं, वर्ड्स पे कमांड अच्छी होती है, तो ये लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के पर्सन होते हैं। नेक्स्ट है तार्किक गणितीय बुद्धि। अब जो तार्किक गणितीय बुद्धि कौन, ये होती है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस वाले व्यक्ति। अब नेक्स्ट आता है तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। अब जो गणित के मामले में बहुत इंटेलिजेंस होते हैं, अमूर्त चिंतन कर सकते हैं, उनमें अमूर्त चिंतन करने की एबिलिटी होती है। अमूर्त यानी उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा बट उसके बारे में थिंक करके उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर लेते हैं, इमेजिनेशन कर लेते हैं कि हाँ भाई इतना प्लस इतना इतना होता है। तो ये इमेजिनेशन जो करते हैं, अमूर्त चिंतन इसी को कहते हैं। अब इसकी एबिलिटी जिसमें होती है वो ही लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस के लोग होते हैं। अब जैसे कि जिनमें ये बुद्धि पाई जाती है वो कौन होते हैं? बैंकर, अकाउंटेंट, साइंटिस्ट। ये लोग जो हैं इनमें लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस देखी जाती है। नेक्स्ट आता है स्थानिक बुद्धि, स्पेशल इंटेलिजेंस। अब अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक इमेजिनेशन या इल्यूजन बनाना, स्थानिक बुद्धि। इसमें भी अमूर्त तथ्य इंक्लूड होते हैं। अमूर्त तथ्य जैसे कि चित्रकार, मूर्तिकार, आर्किटेक्चर, ये अपने माइंड में एक पिक्चर बना लेते हैं। ये अपने माइंड में जब इस इमेजिनेशन को बना लेते हैं तो इसी का अमूर्त चिंतन करके ये किसी भी काम को अंजाम देते हैं। अगर उन्हें कोई घर बनाना है, लाइक आर्किटेक्चर को अगर कोई घर बनाना है तो वो अपने माइंड में पहले ही उसका नक्शा बना लेंगे, ठीक है, कि यहाँ पर किचन होगा, यहाँ पर ड्राइंग रूम होगा, यहाँ पे
यहाँ पे सीढ़ियाँ होंगी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपने माइंड में बना लेते हैं। ये तो इमेजिनेशन करके ही बना लेते हैं। तो इनमें जो इंटेलिजेंस होती है वो है स्पेशल इंटेलिजेंस। कौन सी होती है? स्पेशल इंटेलिजेंस, स्थानिक बुद्धि। अब स्थानिक बुद्धि यही होती है स्पेशल इंटेलिजेंस। अमूर्त तत्वों के आधार पर मानसिक इमेजिनेशन या इल्यूजन बनाना, लाइक चित्रकार, मूर्तिकार, आर्किटेक्चर। नेक्स्ट आता है शारीरिक गतिक बुद्धि। अब बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। अब खुद के शरीर को गति देने वाली बुद्धि होती है। ये बुद्धि उनमें पाई जाती है डांसर, एथलेट, एक्टर, एक्ट्रेसेस, इनमें ये वाली बुद्धि पाई जाती है जो अपने शरीर को गति प्रदान करते हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट है म्यूज़िकल इंटेलिजेंस, संगीतात्मक बुद्धि। अब इसमें जो है संगीत की बुद्धि पाई जाती है। जिन लोगों में म्यूज़िक के रिलेटेड इंटेलिजेंस है, म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, वो ही उनमें ही ये बुद्धि पाई जाती है, लाइक सिंगर, एंटरटेनर। ठीक है। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। अब ये दो तरह की होती है, एक होती है इंटरपर्सनल और एक होती है इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल और एक होती है इंट्रापर्सनल। इन दोनों के बारे में एक साथ डिस्कस करेंगे हम। फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। इसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, मतलब दूसरे व्यक्ति के साथ, सामने वाले व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्शन करना है, ये पता चलता है। इसमें किसी दूसरे की मनोदशा, स्वभाव और प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता होती है। किसी भी व्यक्ति का, उस सामने वाले व्यक्ति का, मतलब दूसरे व्यक्ति का, उसका स्वभाव पता करना, उसकी मन की दशा पता करना, इन सबको जो समझ पाता है वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के लोग होते हैं, लाइक नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, टीचर, शॉपकीपर। अब शॉपकीपर का एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि कपड़े वाली दुकान पे अगर आपको ये साड़ी लेने या कपड़े लेने जाते हो तो वो कहेगा कि हाँ ये साड़ी आप पे बहुत सुंदर लग रही है, आप ये वाली ले लीजिए, चाहे आप उसमें अच्छे लग रहे हो या नहीं लग रहे हो या बहुत बेकार लग रहे हो। बट वो उसमें इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है कि वो शक्ल देख के बता देगा कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप इसको लेना चाहते हो, नहीं लेना चाहते हो। तो उन लोगों में इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है। नेक्स्ट बात करते हैं इंट्रापर्सनल। अब इंट्रापर्सनल में व्यक्ति जो है खुद के साथ इंटरेक्ट करता है, जैसे कि आध्यात्मिक गुरु खुद के साथ इंटरेक्शन बनाते हैं लोग, तो वो इंट्रापर्सनल होती है। और इंटरपर्सनल में दूसरों के साथ इंटरेक्शन बनाते हैं, उनके बारे में जानते हैं। अब आध्यात्मिक गुरु जो हैं उनमें ये इंटेलिजेंस पाई जाती है, खुद से बात करते हैं वो लोग। नेक्स्ट आता है प्रकृतिवादी बुद्धि, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। अब इस बुद्धि में जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, वो प्रकृति के नज़दीक होते हैं, प्रकृति के नज़दीक होते हैं। जानवरों, पौधों, धातुओं आदि संसाधनों से उनका ज़्यादा इंटरेक्शन रहता है, लगाव रहता है, जैसे कि किसान, फार्मर्स। ये लोग क्या करते हैं, ये इनके अंदर इंटेलिजेंस होती है कि ये किसी भी फसल को कैसे उगाना है, उसको कितना पानी देना है, कितना उस पे काम करना है, कब उसको काटना है, ये सारी नॉलेज फार्मर्स को होती है। तो उनमें नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस पाई जाती है। अब नेक्स्ट है अस्तित्ववादी बुद्धि। अब अस्तित्ववादी बुद्धि जो है, एक्सिस्टेंशियल इंटेलिजेंस जो है, ये सीटेट में बहुत रेयर चांस होते हैं कि आए, अदरवाइज़ ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। बहुत ही कम चांस है कि ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए, बट इसको भी मैं करा देती हूँ। ये बुद्धि के जो व्यक्ति होते हैं वो हर किसी चीज़ के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, अस्तित्ववादी बुद्धि। किसी भी बुद्धि के व्यक्ति जो हैं वो किसी भी चीज़ के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं। तो ये लोग जो हैं फिलोसोफर, साधु संत एक्सेट्रा, ये होते हैं। कुछ नॉर्मल जो लोग होते हैं उनमें भी ये बुद्धि होती है, लाइक उनको ये जानना होता है कि ये पृथ्वी कैसे बनी है, इसका अस्तित्व, ये अस्तित्व में कैसे आई, किसी भी चीज़ों को, जैसे कि बुक्स है, ये अस्तित्व में कैसे आई, ये इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, ये कैसे बनी, कैसे इसका सब कुछ हुआ। तो किसी भी चीज़ के बारे में डीपली सोचना, उस चीज़ के अस्तित्व के बारे में सोचना ही एक्सिस्टेंशियल इंटेलिजेंस कहलाती है।
अब इसकी आलोचना भी हुई थी, जैसा कि मैंने बताया कि सबकी आलोचना होती है, तो इसकी भी, इस टॉपिक की भी हुई, इस थ्योरी की भी हुई। अब इस मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में वैलिड नहीं माना गया, इस थ्योरी को वैलिड नहीं माना गया, क्योंकि इसमें अलग अलग इंटेलिजेंस को मेज़र नहीं कर सकते हैं। इसमें अलग अलग इंटेलिजेंस है तो उसको मेज़र नहीं कर सकते हैं, तो इस इंटेलिजेंट को भी वैलिड नहीं माना गया। अब इसमें क्या है, कल्चरल बायस देखने को मिला कि कल्चरल बायस है, अलग अलग धर्म के लोगों में भी अलग अलग इंटेलिजेंस हो सकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो कल्चरल बायस देखने को मिला इसमें। ये चीज़ें थी इंटेलिजेंस की। अब इसकी भी आलोचना हुई थी, सभी की आलोचना होती है तो इसकी भी ज़रूर हुई है। अब इसमें इंटेलिजेंस को मेज़र नहीं कर सकते हैं। अब 3 टाइप्स ऑफ स्टर्नबर्ग्स इंटेलिजेंस। स्टर्नबर्ग ने भी इंटेलिजेंस के कुछ टाइप्स बताए 3। फर्स्ट है अनुभवात्मक बुद्धि। इन्होंने कहा नहीं विनय, आपने गलत कहा है, एक्चुअली में इंटेलिजेंस ये होती है अनुभवात्मक बुद्धि, एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जब व्यक्ति सीखता है, जब वो एक्सपीरियंस लेकर ही किसी काम को अंजाम देना ही अनुभवात्मक बुद्धि कहलाती है। व्यक्ति अपने अनुभवों से कुछ नई खोज करता है, अपने अनुभवों से कुछ नया क्रिएट करता है, तो वो ही एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस होती है, चाहे वो कोई भी बुद्धि हो, किसी भी बुद्धि वाला व्यक्ति क्यों ना हो। नेक्स्ट है घटकीय बुद्धि, कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस। घटकीय बुद्धि वाले व्यक्ति कल्पना शक्ति से ही बहुत कुछ सोचकर काम करते हैं, इमेजिनेशन से ही अच्छा बुरा बहुत लंबा सोच के ही काम करते हैं। अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति जो हैं, वो ऐसे लोग हर चीज़ के पीछे का कारण जानना चाहते हैं, हर चीज़ के पीछे का कॉज जानना चाहते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ है, ये क्यों होता है। नेक्स्ट है संदर्भात्मक बुद्धि, कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस। इसमें व्यक्ति सूचनाओं को इस ढंग से उपयोग करने में सफल हो जाता है जिससे उसको अधिक से अधिक लाभ हो। यह बुद्धि पर्यावरण के साथ समायोजन रखते हैं और व्यवहारिक होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस क्या है। वह बुद्धि जो पर्यावरण के साथ समायोजन रखते हैं और व्यवहारिक होते हैं, ये इंटेलिजेंस व्यक्ति होते हैं। तो ये था इंटेलिजेंस का कंसेप्ट। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।